चलो अपनी अपनी नोट्स निकाल लो। आज अपने पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 का आपका नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये चैप्टर पढ़ने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। रेडी हो जाओ, चलो एनर्जी के साथ बैठो ना यार। इकोनॉमिक्स मतलब धंधा बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी देखो, आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं, उस कहानी के अंदर आप एक ईयर याद रखना। वो ईयर होगा 1991। भूलना मत, ये चैप्टर के अंदर ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर कौन सा है? 1991। अब 1991 के पहले अगर आपको हमारे देश के अंदर बिजनेस करना था, अगर आपको इंडिया के अंदर बिजनेस करना था, तो आपको बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब पूछो क्यों? क्योंकि अगर 1991 के पहले जो भी बिजनेस कर रहे थे, उनको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था या फिर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई थी। मतलब उनको ऐसा था कि आप धंधा करोगे, हमको पूछो। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हमारी परमिशन लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करना चाहते हो, गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाती थी कि आप कर ही नहीं सकते थे। एक एग्जांपल दूं, आप चौंक जाओगे। अगर आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट बाहर देश से मंगाना है, तो आपको लगभग से लगभग 100 रुपए टैक्स देने पड़ जाएंगे। आप करते धंधा? कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा नहीं करता। तो 1991 के पहले बिजनेस करना हमारे देश में बहुत ही मुश्किल होता था। अब इससे असर क्या आया? तो इससे असर ये निकल के आया कि हमारे देश के पास पैसा ही नहीं बचा। आप जो आज पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल देख रहे हो, वही हाल हमारे देश का हो जाता। हम भी बर्बाद हो जाते, इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो उस बर्बादी से बचने के लिए हमारे देश में 3 पॉलिसी लाई गई। क्या लाई गई? 3 पॉलिसी लाई गई। उनका नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। वही आपका चैप्टर है, उसी को आपको पढ़ना है कि हमारे देश को बर्बाद होने से कैसे बचाया गया। उन पॉलिसीज के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, तो एक्टिव हो जाओ और बहुत ही मजे से इन चैप्टर्स को खत्म करते हैं। अब पहली पॉलिसी जो है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहली पॉलिसी है अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वर्ड का ही मतलब होता है आजादी देना। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप अपने देश में बिजनेस करो, हम आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से छूट दे देते हैं। जाओ बेटा धंधा बनाओ, हम आपके पीछे बैठे हुए हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज बहुत सारे घर में कैसा होता है कि बच्चों को बोला जाता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बट बच्चों का मन नहीं होता है। बट माँ बाप ने बोला है तो उनको जबरदस्ती बनना पड़ता है। अब यहीं पे दूसरे घर में आ जाओ, जैसे मेरे घर में आ जाओ, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या बोला कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसी सिस्टम को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से कनेक्ट करो कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप जाओ धंधा बनाओ, हम आपको धंधा बनाने में सपोर्ट करेंगे, आपको धंधा करने से रोकेंगे नहीं। इसी पॉलिसी को बोला गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट ने हटा दिया और बोला जाओ आप धंधा बनाओ। क्लियर है? इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। अभी देखो, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके मम्मी पापा आप लोगों को बोल रहे हैं कि बेटा जाओ जो बनना है वो बनो, हम आपके सपोर्ट में हैं, बट मम्मी पापा इतना तो ध्यान रखेंगे ना कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जो भी कर रही है, ऐसा कोई काम ना कर दे जिससे उसको जेल जाना पड़े, कोई इलीगल एक्टिविटी में ना फंस जाए हमारा बच्चा कोई ऐसा कदम ना उठा ले या ऐसा कोई काम ना करने लगे जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमने सबको ऐसा नहीं बोला है कि भाई लाइसेंस मत लो, ऐसे धंधे को लाइसेंस लेना पड़ जाएगा जिस धंधे से इंसान और जानवर को नुकसान पहुंचता हो। अगर आप ऐसे धंधे के अंदर हो तो आपको हमसे लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हमसे लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा अगर आप ऐसा धंधा बना रहे हो जिससे इंसान और जानवर को तकलीफ होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ऐसा कौन सा धंधा होता है जो इंसान और जानवर दोनों को नुकसान पहुंचाता है? तो बेस्ट एग्जांपल है आपकी केमिकल इंडस्ट्री। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री खोलते हो तो उससे इंसान और जानवर दोनों को नुकसान होता है। तो अगर आपको ऐसे धंधे करने हैं, आपको केमिकल इंडस्ट्री खोलनी है, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
समझ में आया? गवर्नमेंट ने सबको ही नहीं बोल दिया था कि जाओ जाओ धंधे बनाओ। ऐसे धंधे जिनके अंदर इंसान और जानवर को नुकसान पहुंचा है वो लाइसेंस लेंगे, और अगर इंसान और जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा है तो आपको लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाके धंधा बनाओ। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, तभी आपको क्लियर रहेगा माइंड में कि आप भैया आपने तो बोला था कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप बोले हो लाइसेंस लेना है। हाँ लेना है, बट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर इंसान और जानवर को नुकसान पहुंच रहा है तब आपके धंधे को लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंसान और जानवर को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो आपके धंधे को लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ और धंधे थे जिनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट को नहीं दिया, जैसे रेलवे, गवर्नमेंट ने बोला इसको हम ही चलाएंगे। एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ने बोला ऐसे बम बम बनाने के बड़े बड़े काम हम ही करेंगे। देश में डिफेंस, जो आपके गन वन होते हैं ना, तोप वोप जिससे हमारी आर्मी लड़ती है, वो वेपन्स, उसका धंधा भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम किसी को नहीं देंगे, हमारे पास ही रखेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझ चुके, किस इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना चाहिए ये भी आप जान चुके। अब इसके थोड़े से एडवांटेज हम देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन का पहला एडवांटेज जो है वो है कि डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि हमको अब बिजनेस करने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ये पहला फायदा है आपका, किसका? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने का। अब लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा तो हमारे देश में न्यू स्टार्टअप्स खुलेंगे। क्या खुलेंगे? न्यू स्टार्टअप खुलेंगे। उन्हीं की बात किया गया है। जो है आपका प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्राइवेट सेक्टर को आपको क्या नाम से अब याद रखना है? स्टार्टअप के नाम से। किस नाम से? स्टार्टअप के नाम से। जब आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा तो देश के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्टअप खुलेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डेवलपमेंट। अब आप इस बात को ध्यान दो कि आपके देश में बहुत ज़्यादा अगर कंपनीज खुल रही हैं, स्टार्टअप खुल रहे हैं, तो क्या आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो आप बोलोगे भैया ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि जब अपने देश में लाइसेंस लेना पड़ता था तब अपने देश में कितनी कंपनी थी? 10 कंपनी थी। और जब हमको लाइसेंस नहीं लेना हुआ तो हमारे देश में 100 स्टार्टअप खुल गए। इतना क्लियर है? तो 10 कंपनी मिलके 100 प्रोडक्ट बना रही थी और 100 कंपनी मिलके 1000 प्रोडक्ट बनाएगी। तो नए स्टार्टअप खुलने से हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया? प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगा। ये भी फायदा हुआ। तो वही लिखा हुआ है, देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन इंडिया। अब अपने देश में दबा के प्रोडक्शन होने लगा। अब अपने पास इतना प्रोडक्ट है कि हम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो हमारे देश में ग्लोबल ट्रेड चालू हो गया। क्या चालू हो गया? ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड मतलब कि हम पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करने लगे, पूरी दुनिया को अपना माल और सामान बेचने लगे। तो वही है आपका चौथा पॉइंट, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड इन इंडिया। अब आप जब विदेश में अपना सामान बेचोगे तो वहां से पेमेंट किस में आएगा? तो आप बोलोगे भैया डॉलर में आएगा। किस में पेमेंट आएगा? डॉलर में आएगा। यही डॉलर को और यही बाहर देश के पैसे को जब हम अपने देश में जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसे बोला जाता है फॉरेन रिजर्व। बाहर देश का जितना भी पैसा हमारे देश में जमा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। तो अब पांचवा पॉइंट आपका क्या है उसको समझ लो। ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन रिजर्व। जब आप ग्लोबल ट्रेड करने लगे तो हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ गया। बाहर देश का जो पैसा था वो दबा के इंडिया में आ गया। यही तो है अपने देश का फायदा। अब यहां पे जब अपने पास डॉलर में पैसा आने लगा, उसके साथ साथ हमने अपने कंट्री में भी अच्छा बिजनेस करने लगे, तो हमारे देश में गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि रोड्स बनवाएगी। क्या बनवाएगी? रोड्स। हॉस्पिटल बनवाएगी लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाएगी। ये सारी फैसिलिटी को ही बोला जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी। जब हमारे देश में पैसा आने लगा तो हमारे देश के अंदर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी अच्छी हो गई। तो ये फायदे हुए हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के फायदे तो हमने देख लिए, बट हर चीज का फायदा और नुकसान होता है। तो अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी से हमारे देश को क्या नुकसान हुआ है हम उसको जान लेते हैं। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन।
तो पहला नुकसान रीड करते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट बिजनेस, जिससे क्या हो गया, मोनोपोली क्रिएट हो गई। अब इसको मैं समझाता हूं कि जो प्राइवेट बिजनेस हैं, प्राइवेट बिजनेस मतलब मैंने आपको हमेशा बोला प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बिजनेस को आप अब किस नाम से याद रखोगे, स्टार्टअप के नाम से। किस नाम से, स्टार्टअप के नाम से। जब हमारे देश के अंदर बिजनेस के अंदर से रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दिया तो प्राइवेट बिजनेस मनमानी करेंगे। क्या करेंगे, मनमानी करेंगे, उसी को बोला जाता है मोनोपोली। अब मोनोपोली को भी मैं आपको समझा देता हूं। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट बिजनेस के ऊपर से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दिए तो वो अब क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक गांव है, उस गांव के अंदर एक ही दुकान वाला है। कौन सा दुकान वाला है, एक ही दुकान वाला है। तो जब किसी भी गांव के अंदर एक ही दुकान वाला है और उस दुकान वाले को मालूम है कि आसपास कोई दुकान नहीं है और आपको अभी एक साबुन चाहिए, जब आप उसकी दुकान पे साबुन लेने जाएंगे तो उसको पता है कि ये अगर साबुन नहीं दिया मैंने इनको तो ये नहा के अपने काम पे नहीं जा पाएंगे। तो वो जो 10 रुपए का साबुन है ना, वो आपको 12 रुपए में बेचेगा। ये क्या हुआ, मोनोपोली का फायदा, क्योंकि और कोई है ही नहीं उस विलेज के अंदर, तो वो उसका फायदा उठाएगा। जब बिजनेस के अंदर से रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे तो बिजनेसमैन मोनोपोली क्रिएट करेंगे। वो कस्टमर के साथ अपने मन का बर्ताव करेंगे, उनको जैसा मन करेगा वो वैसा कस्टमर के साथ करेंगे। तो ये पहला घाटा हो गया हमको लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाने से। अब हम दूसरी बुराई को देख लेते हैं, तो रीड करते हैं फिर समझते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ जाने की वजह से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं देने लगी। अब गवर्नमेंट का ध्यान किसके ऊपर है, इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंपनी खोलने के ऊपर, ना कि एग्रीकल्चर के ऊपर। न्यू स्टार्टअप बने देश के अंदर, उसके ऊपर फोकस हो गया गवर्नमेंट का। उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया, तो ये बुराई भी हो गई इस पॉलिसी की। आगे अगर देखें तो देयर हैज बीन इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ द इनकम। इस बात को समझो, देश के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, यहां पे अपने समझते हैं। एक होते हैं जॉब करने वाले और एक होते हैं बिजनेस करने वाले। अब गवर्नमेंट जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेके आई तो उन्होंने बिजनेस वालों को फायदा दिया, बेनिफिट दिया। जॉब वालों की कोई यहां पे बात की गई, यहां पे जॉब वालों की कोई बात नहीं की गई। तो बिजनेस करके ये लोग और अमीर हो गए। क्या हो गए, और अमीर हो गए, और ये और पुअर हो गए। इसी सिचुएशन को बोला जाएगा डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, कि अमीर जो थे वो और अमीर हो गए और गरीब जो थे वो और गरीब हो गए। जो इनकम थी वो इक्वली नहीं बटी, अमीर और गरीब के इनकम के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। किसकी वजह से, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। तो ये भी एक घाटा है। अब आगे जो पॉइंट है यहां लिखा हुआ है, फॉरेन डेब्ट हैव बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड द डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। इसको समझने के लिए अपने एग्जांपल देते हैं। गवर्नमेंट ने अपने को क्या बोला कि आप जाके बिजनेस करो, बट बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी लगती है, बिजनेस करने के लिए इक्विपमेंट लगते हैं, ये सब चीजें लगती है। बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट ने हमको रूल से छुटकारा दे दिया, बट हमको बिजनेस करने के लिए ये सारी चीजें नहीं दी और ना हमारे देश में थी। तो हमको क्या करना पड़ा, इसको बाहर देश से अपने देश में मंगाना पड़ा, यानी हमको ये सारी चीजों को इंपोर्ट करना पड़ा। ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, हाई कॉस्ट पे आती हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का कर्जा बढ़ता चला गया। तो ये सारी बुराई थी आपकी किसकी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो आपने समझ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को समझने के लिए पहले आप इतना समझो कि मम्मी पापा ने आपको छूट दे दी थी कि आपको जो बनना है वो बनो। अब आ गई हमारी शादी की बारी। सपोज मेरी शादी करवा दी गई तो मम्मी पापा ऐसा बोलेंगे कि बेटा अब तू और तेरी बीवी मिलके घर चला, हमने बहुत देख लिया, अब घर चलाने की जिम्मेदारी तेरी है, अब तुम मालिक बनो, तुम घर को देखो कैसे चलाते हो, अब हम बैठ के शांति लेंगे। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ना बहुत सारी कंपनी चला रही थी, उनसे वो कंपनी चली नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि प्राइवेट आदमी को हम बुलाते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि एयरपोर्ट है,
एयरपोर्ट को आपको समझ में नहीं आएगा। एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट रेलवे चलाती है। आप सबको पता है कि रेलवे तो गवर्नमेंट का धंधा है, तो गवर्नमेंट से रेलवे अच्छे से चला नहीं। अब इतना ध्यान रखो कि गवर्नमेंट बूढ़ी हो गई है, थक गई है, माँ बाप वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम बुलाते हैं टाटा को। अब टाटा वाले आए, उनको उन्होंने क्या बोला कि आप हमारा रेलवे का धंधा ले लो, आप इसको चलाओ और आगे बढ़ाओ। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट आदमी को चलाने दे देना, इसी पूरे पॉलिसी को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। धंधा गवर्नमेंट का ही है, बट इसको चलाएगा कौन? प्राइवेट आदमी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रेलवे के अंदर गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, तो इसको चलाने किसको दे दिया गया? प्राइवेट बिजनेस, टाटा ग्रुप को दे दिया गया। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इसी एक्टिविटी को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। अब हम प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था उसकी कुछ अच्छाई को जान लेते हैं। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ है तो वो स्लो काम करेगी, और प्राइवेट अगर चीज़ है थोड़ा 2 पैसा ज़्यादा लगता है बट वो काम स्पीड में करके देते हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड। मतलब कि जो उनका काम करने का स्पीड है, जो काम करने का तरीका है, वो अच्छा हो गया। किसकी वजह से? प्राइवेटाइजेशन की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू बिजनेस हैव टू चांस टू ग्रो इन इंडिया। हमारे देश में नए नए बिजनेस होने लगे, किसकी वजह से? प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से। ये आपको इजी सा लिखा हुआ है मैंने कि आपको एग्जाम में कंटेंट बड़ा हो जाए उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज। गवर्नमेंट की जो लॉस मेकिंग बिजनेस थी, प्राइवेट सेक्टर ने उसको अच्छे से रन किया, अच्छे से उस कंपनी को चलाया और उसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। ये बेनिफिट हो गया प्राइवेटाइजेशन से। जो गुड्स की क्वालिटी है, जो सर्विस है, वो भी अच्छी हो गई। किसकी वजह से? प्राइवेटाइजेशन की वजह से। फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। पहले अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी में कुछ भी करना है तो 10 तरीके के परमिशन चाहिए, बट अब जब प्राइवेट हो गया है तो प्राइवेट वाले परमिशन स्पीड में देंगे, क्योंकि उनको स्पीड में काम करके ज़्यादा पैसा बनाना है। ये फायदा हो गया आपको। और देख लेते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो प्रॉफिट में आई, जिसकी वजह से लोगों को और काम मिला और हमारे देश की इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर गई। ठीक है, तो ये फायदा था आपका प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का। अब हम थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की। तो बुराई के अंदर सबसे पहले वही है कि मोनोपोली हुई। कभी भी आप अगर प्राइवेट आदमी के हाथ में धंधा दोगे, मैंने बार बार बोला है, तो वो अपनी मनमानी करेगा। तो जब आपने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लाई तो उसके अंदर एक डर हमको आया कि यहाँ पे मोनोपोली हो सकती है, तो यही पहली बुराई है। आगे देखते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? तो ऐसे बिजनेस जो आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो, आप या आपकी फैमिली मिलके घर से ही उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो, ऐसे बिजनेस को बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं कुछ इमेजेस चला देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या हैं। अब आप कॉटेज इंडस्ट्री को समझ गए। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर। उन्होंने ध्यान दिया तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर। अब तीसरी बुराई देख लेते हैं। प्राइस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। अगर मैं अभी आपको एक सवाल पूछूं कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हो और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आपकी फीस किसके अंदर ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है भैया, प्राइवेट स्कूल के अंदर हमारी फीस ज़्यादा होगी। तो याद रखो, कभी भी अगर कोई भी चीज़ प्राइवेट लोगों के हाथ में दोगे तो वहाँ पे जो प्राइस है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ये भी एक घाटा हो गया प्राइवेटाइजेशन होने से। ये दोनों पॉलिसी अगर आप समझ गए हो ना, तो तीसरी पॉलिसी है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर सिंपल सा याद रखो कि एक देश पूरे दुनिया के साथ बिजनेस करने लगा, इसी प्रोसेस को बोला गया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसको ज्यादा कुछ डीप में जाना नहीं है, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है और इतना ही समझना है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के फायदे देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा क्या है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव बीन रिमूव्ड। जब तक ये पॉलिसी नहीं आई थी तब तक गवर्नमेंट हमारे देश में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही थी।
ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन थे उनको गवर्नमेंट ने हटा दिए। अब कोई भी इंसान आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा कर सकता है, तो ये पहला फायदा हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अनकरेज इन इंडिया। अब इस बात को समझो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बाहर देश की कंपनियां जब हमारे देश में आके अपने प्लांट लगाती हैं, ऐसे बिजनेस को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं तो सैमसंग हमारे देश की कंपनी नहीं है, बट सैमसंग हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के बैठा हुआ है, इसी को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी अभी आपने देखा होगा कि एप्पल की जो कंपनी है उसने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंडिया के अंदर डाला, तो ये भी आपका पार्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ये सारी चीजें कब पॉसिबल हुई? जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई तब। आगे पढ़ते हैं। गुड्स प्रोड्यूस इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी इजीली ऑब्टेन इन इंडिया। अब इसके लिए अगर आपको एग्जांपल दूं तो वापस से मैं बोलता हूं, अगर आपको आईफोन चाहिए इंडिया के अंदर, पहले जब ये पॉलिसी नहीं आई थी ग्लोबलाइजेशन की, तब आईफोन इंडिया के अंदर नहीं बिक सकते थे, बट ये पॉलिसी आने की वजह से इंडिया के अंदर भी आईफोन्स बिकने लगे। तो आईफोन कहाँ पे बनता है या आईफोन किस देश का प्रोडक्ट है? तो अमेरिका का प्रोडक्ट है। अमेरिका क्या है? एक डेवलप नेशन है। तो डेवलप नेशन के प्रोडक्ट हम जैसे कंट्री के अंदर भी अवेलेबल हो गए, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। आगे देखा जाए तो ये सारी चीजें बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा स्पीड में समझाऊंगा ताकि आपका टाइम बचे, तो ध्यान देना। फ्री ट्रेड बिटवीन टू नेशन। इंडिया किसी भी देश के साथ इजीली बिजनेस कर सकता है, उसी को लिखा गया है कि फ्री ट्रेड बिटवीन टू नेशन। इंडिया चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ, इंडिया रशिया के साथ, सबके साथ जो बिजनेस कर रहा है इसी पॉलिसी की वजह से, और उसी को बोला जाएगा फ्री ट्रेड बिटवीन टू नेशंस। आगे पढ़ूं। फ्री कैपिटल एक्सचेंज बिटवीन टू नेशन। अब इंडिया किसी भी देश के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी पैसे का लेन देन भी आसान हो गया ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। अब छठा पढ़े तो फ्री एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन टू नेशंस। अब आईफोन ने अपना प्लांट यहाँ पे डाला तो वो अपनी ही टेक्नोलॉजी लेके आएगी अपने फोन को बनाने के लिए, तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से इंडिया के अंदर सारे लोग टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे। आगे पढ़ते हैं। फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर बिटवीन टू नेशन। हमारे देश से बाहर देश में लोग काम करने जाने लगे, बाहर देश से हमारे देश में आने लगे काम करने के लिए। ये भी पॉसिबल हुआ कैसे? अपनी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। अब हमने ग्लोबलाइजेशन की अच्छाई तो देख ली, अब थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं। तो पहली बुराई क्या है? पहली बुराई ये है कि एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसी लाने से सबको ऐसा लगा था कि देश का हालत पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, बट जैसा सोचा गया था वैसा चेंज नहीं आया, उतना फायदा नहीं मिल पाया हमको इस पॉलिसी की वजह से। तो वही लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। अब आगे कुछ बुराई पढ़ लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बिजनेस तो हमारे देश में आए, फिर भी क्यों हमारे देश के अंदर गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बनी रही। उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आईफोन जब हमारे देश में आया है तो आईफोन क्या लेके आएगा? अपनी टेक्नोलॉजी। यहां पे टेक्नोलॉजी को मैं एक चीज से रिप्लेस करता हूं जिससे आपको समझने में आसान होगा। आईफोन जो भी अपना प्रोडक्ट बनाएगा ज्यादातर रोबोट से या फिर मशीन से बनवाएगा। जब आईफोन को बनाने के लिए रोबोट और मशीन यूज होंगे तो इंसान की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा काम तो टेक्नोलॉजी करके दे रही है। तो जब काम ही नहीं मिलेगा तो देश में गरीबी कहां से दूर होगी? समझ में आया? जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो रोबोट से अपना काम करवा लेती है, उनको इंसानों की जरूरत नहीं होती है, तो लोगों को काम नहीं मिलता। जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग गरीब रह जाएंगे। तो ये बुराई हो गई कि हमारे देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई। अब आगे पढ़ता हूं। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर प्रॉपर बेनिफिट इन एक्सपोर्ट। अब इसको समझने के लिए भी एक चीज को समझो। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप कंट्री है। जब ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसी हमारे देश में लागू हुई तो इंडिया कितना सामान बेचता होगा अमेरिका को? आप नाम बता सकते हो? आपको उंगलियों पे एक दो नाम याद होगा कि हमारा प्रोडक्ट अमेरिका में जाके बिकता होगा। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना?
कि आपको याद है कि इंडिया कितना प्रोडक्ट यूएसए के अंदर बेचता है? आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। अगर मैं बोलूं कि अमेरिका इंडिया में कितने प्रोडक्ट बेचता है, आईफोन कहां से आया? अमेरिका से आया। फेसबुक कहां से आया? अमेरिका से आया। गूगल कहां का है? अमेरिका का है। माइक्रोसॉफ्ट कहां का है? अमेरिका का है। अमेजोन कहां का है? अमेरिका का है। नाइकी कहां का है? अमेरिका का है। ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन को फायदा नहीं मिल पाया। किसको फायदा मिला? अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री को फायदा मिला। वो भी एक बुराई हो गई। आगे पढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट। ये जो पूरा ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम हुआ, इसके अंदर जो देश के छोटे छोटे बिजनेस थे उनको बहुत हार्ड हो गया। अभी सपोज एक शूज बनाने की कंपनी है जो इंडिया की है, वो बेचारी कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। अब उसके सामने नाइकी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो वो कंपनी तो नीचे डूबेगी ही ना। तो स्मॉल बिजनेसेस को लॉस हुआ। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। अब पांचवी जो बुराई है, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस इन इंडिया। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे इंपोर्ट और यहां पे लिख देता हूं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करोगे तो आपका आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन्हीं दोनों को बैलेंस करना होता है, उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी देखो, इंडिया को मान लो, इंडिया यूएसए के अंदर कितने प्रोडक्ट भेजती होगी? तो मैं समझ लेता हूं कि 50 प्रोडक्ट यूएसए को बेचती होगी। यूएसए इंडिया को कितना बेचता होगा? 100 प्रोडक्ट बेचता होगा। क्योंकि आप अपने आसपास देख लो, मैंने अभी आपको गिनाया था, ज्यादातर प्रोडक्ट बाहर देश का ही है। अगर यहां पे एक एग्जांपल डाल दूं तो अब तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो सही बात है। अब यहां पे मैं ले लेता हूं इंडिया को और यहां मान लेता हूं मैं चाइना को। इंडिया चाइना में कितने प्रोडक्ट बेचता होगा? मान लेता हूं 50 प्रोडक्ट, बट चाइना इंडिया में 5000 प्रोडक्ट बेचता है। तो ये हो गया ना ट्रेड इम्बैलेंस। तो ग्लोबलाइजेशन आने से ये ट्रेड इम्बैलेंस का भी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा। यहां पे मैंने आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तीनों क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।